एवरीवन, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस ट्रेनिंग अवेयर ऐप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। मैथ के प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। आज के बाद हम सारे सेशन मैथ के प्रैक्टिस सेट के ही लेंगे, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तो हम कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे और 50 के 50 प्रैक्टिस सेट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हजारों क्वेश्चन कर लेंगे और इनको करने के बाद मुझे पूरा यकीन है यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मतलब एग्जाम में आप 100% तक का स्कोर कर सकते हैं ये सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के बाद, यानी कि 50 प्रैक्टिस सोल्व करेंगे हम। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो 1 नंबर्स में हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में, कितने भी नंबर हो, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन के साथ में मैं बेसिक डिस्कस करता हुआ चलूंगा। उसके आसपास में जितने भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनको डिस्कस करते हुए चलूंगा, मतलब समझाते हुए चलूंगा। आपका यहाँ पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपका ये भी रहेगा कि आपके जो बेसिक्स थे उनको साथ के साथ क्लियर करते रहने हैं और उनके साथ और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से सुने, हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझें, क्योंकि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बाद में मिलेंगे हम सोल्व कर लेंगे, इसलिए हम इसका बेस लेते हुए चलेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन में कहा है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रिलेटरिक यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px passes through the points। आपके पास ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और ये है, 4 पॉइंट है। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर, तो आपने बताना है कि इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, यानी कि बहुपद के शून्यक क्या है। हिंदी में बोलेंगे कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके हमने जीरोस बताने हैं, शून्यक बताने हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज बतानी है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है, पी एक्स। अगर आपको दिया गया हो पी एक्स तो याद रखना जीरोस पता लगाने का तरीका क्या होगा, यानी कि आपके जो एक्सिस होंगे, 2 एक्सिस है मान लो ये, तो इससे मान लो ये कोई यहां से लाइन जाती है, कर्व लाइन, तो अगर पी एक्स है ना तो जीरोस बताने का तरीका होगा कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है ये, यानी कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पर, 2 पर, 3 पर। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, 3 जगह पर। तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। जीरोस जो होंगे यहाँ पर 3 होंगे। लेकिन अगर यहां पर दे रखा हो पी वाई, क्या दे रखा हो, पी वाई, तो जीरोस कैसे पता चलेगा, हम वाई एक्सिस को देखेंगे, ये क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को चेक करेंगे कि वाई एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, कितनी जगह से काटते हुए गया। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है वाई एक्सिस पर जहां पर इनने, इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया इसको, तो इसलिए यहां पर जो जीरोस होंगे, यहां पर तो 3 थे, यहां पर कितने होंगे जीरोस, यहां पर सिर्फ 1 होगा। तो पता लगाना है, यानी कि यहां से पता लगेगा इस पॉइंट से, अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है, और पी वाई है तो वाई एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया है। इस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम इन चारों के चारों पॉइंट को जो है इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ में। अब हमने एक ग्राफ बनाया, चारों पॉइंट को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, ये ग्राफ है। अब पहला मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यानी कि 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट किया, दूसरा पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट किया, तीसरा यहां पर, और चौथा ये सारे ये पॉइंट हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये वाला, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाला। अब समझने की बात यह है, वो पूछ रहा है पी एक्स, क्या पूछ रहा है, पी एक्स, तो जीरोस कौन से होंगे, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पे, एक तो यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस, और एक यहां पर हो रहा है, ये तो वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे को नहीं चेक करना हमने, अगर यहां पर पी एक्स दे रखा है तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है, एक तो -6 है और दूसरा क्या है, +6 है, यानी कि जीरोस जो हो गए वो -x, -6 और +6 हो गए, यानी कि जीरोस ही आ गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक हम समझते हुए चले हैं, हर एक क्वेश्चन का बेसिक डिस्कस करते हुए चलेंगे तो बहुत आसान लगेगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 and 6x plus 10y = 3 is coincident is। अब आपको ध्यान से सुनो, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, और आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। देखो क्या होता है, हमारी ग्राफ में 3 तरीके से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 3 तरीके से। अगर लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, एक तो पैरेलल लाइन देखते हैं हम, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन देखते हैं। पैरेलल लाइन में दोनों लाइन क्या होंगे, बराबर बराबर चलेंगी इस तरीके से, मतलब कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, साथ साथ चलती रहेंगी। तो यहां पर जो सॉल्यूशन मिलेंगे इक्वेशन के, कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, वो सिर्फ होंगे 0, मतलब कुछ नहीं होगा, क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
मतलब x की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे हम। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, एक लाइन ये चलेगी मान लो और दूसरी लाइन ये चलेगी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी हमें, यानी कि एक वैल्यू, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक लाइन इसके यहां से जाती है और दूसरी भी इसी के ऊपर से चली जाती है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी, मतलब दूसरा मान लो कलर के साथ में बात करते हैं हम, और दूसरी भी इसी के ऊपर से चली गई ऐसे ऊपर से, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर जा रही है ये। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर एक दूसरे के पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा बेसिक था। अब ये एक बात समझ लेना कि हमारे पास अगर हमारे दो इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन मान लिया हमने a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, एक हमारी इक्वेशन ये हो गई। इक्वेशन हमने मान ली ये हो गई px1 मान लो इसको, या सिर्फ px, कोई भी इक्वेशन मान ले सकते हैं, इसको px2 मान लो इक्वेशन। यहां पर a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। तो अगर क्या हो, हमारी पैरेलल हो, पैरेलल मतलब दोनों पैरेलल लाइन हो, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये याद रखना है। अगर ये पैरेलल हो तब, मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आपका क्या हो, कोइंसिडेंट हो, तो यहां पर क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2, यहां पर होगा कोइंसिडेंट। अगर क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग के लिए यहां पर लिख देता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। यहां पर क्या होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब यहां पे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है कोइंसिडेंट लाइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये लगेगा, पैरेलल लाइन के लिए ये लगेगा। तो यहाँ पर a1 देखो, यहाँ पर ये क्या है हमारा 3 क्या है a1 और माइनस के क्या है b1 और यहाँ 7 क्या हो जाएगा हमारा c1। हालांकि 7 को इधर लेंगे -7 और ये भी माइनस, तो इसलिए हम दोनों जगह ऐसे ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर c इक्वल के इधर है तो दूसरी लाइन में भी इधर ही होना चाहिए। अगर मतलब एक ही साइड में लेना है c, या तो इधर ले लो या इधर ही ले लो। अब यहां से क्या है हमारा, यहाँ पर a2 कितना है 6, b2 कितना है 10 और c2 कितना है 3, तो यहां बस पुट कर दो वैल्यू इसमें। a1 की जगह क्या है, ये वाले फॉर्मूले में a1 कितना है हमारे पास 3 अपॉन a2 कितना है हमारा a2 6, ये 6 आ गया इक्वल टू, अब b1 कितना है हमारे पास, पहले b1 माइनस का k अपॉन, और b2 कितना है 10, तो बस कुछ मत करो, यहां इसको ले जाओ इधर 10 को, तो इधर 3 इंटू 10 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस के, क्योंकि माइनस का के भी रहेगा, यहाँ माइनस का साथ में लेंगे चिन्ह। अब 3 से कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो आंसर क्या आ गया 5 इक्वल टू माइनस के, और माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो ये आ गया आंसर आपका। थोड़ा अगर लग रहा हो कुछ समझ में आ गया हो, एक बार फिर से देख लेना, जब मैं समझा रहा था सिर्फ फोकस अगर तुम मेरे हैंड राइटिंग पे कर रहे होगे कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर चेक करोगे क्या लिखा गया तो समझ में नहीं आएगा क्या हो गया इधर। तो समझने के लिए आपको साथ साथ समझना पड़ेगा, हैंड टू हैंड मेरे साथ चलना पड़ेगा, हर एक चीज को समझते हुए सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, मतलब एक कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो सही नहीं होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो ध्यान से देखते हैं, ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब क्या है, अगर आपके पास क्या है कोई सर्कल है, मान लो हमने कोई सर्कल लिया, यहां पर हमने एक सर्कल ले लिया, चलो ये सर्कल ले लिया। अब उसके बाद में वो कह रहा है कि अगर यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाए इस पर सेकेंड, एक लाइन ये हो गई,
तो देखो इस पॉइंट से खींच, अगर मैं इस पॉइंट से खींचना चाहूँ इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से खींच सकता हूँ। सेकेंड कितनी, हर एक पॉइंट से सेकेंड खींच सकता हूँ। इस पॉइंट से कितना, इस कितनी, इस पॉइंट से कितना, इस पॉइंट से खींच दो। इस पॉइंट से कितना, इस पॉइंट से खींच दो, कितने भी सेकेंड खींच दो। मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट से हम सेकेंड खींच सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से खींचना चाह रहा हूँ सर्कल के, तो यहाँ से खींच दो, लॉजिक खींच गई, हर एक पॉइंट से सेकेंड खींच जाएगी। पता होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला तो ट्रू है। दूसरा है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। बिल्कुल सही बात है। एक सर्कल पर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। मान लो ये एक सर्कल है, तो अब इस सर्कल से सिर्फ मैं एक पॉइंट से एक ही, मान लो मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है, इस वाले से एक, तो एक ही टेंजेंट खींचेगा इस पॉइंट से, इस वाले से। अगर मैं इस वाले से खींचना चाहूं तो इससे भी एक ही खींचेगा, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। यहां पर देखो ये इस पॉइंट से एक, अब मैं यहां से इस पॉइंट से खींचता हूं तो एक टेंजेंट पर, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेगा। तो ये टेंजेंट हो गए हमारे सारे। मतलब इसका मतलब दूसरा भी सही है। ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। बिल्कुल ये बात भी सही है कि एक कोड जो है, देखो इसको भी चेक करो। अगर मैंने एक यहां से सर्कल ले लिया, ये सर्कल है हमारा, तो कोड क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ती है। जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूं यहां से, भाई इस पॉइंट से यहां से जोड़ेगी कोड, कहां तक, यहां तक। मतलब ये कोड हो गई। मान लो यहां से एक कोड खींचेंगे तो यहां से यहां तक, ये कोड हो गई। कोड क्या करती है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो दो पॉइंट को ऐड करती है सर्कल। यहां खींच दो एक कोड, कहीं भी खींच दो, यहां खींच दो एक कोड, यहां खींच दो एक कोड, ये सारी कोड हैं इसके अंदर। तो दो पॉइंट को मिलाती है सर्कल के, ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा है, लास्ट ही होगा गलत। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। ओ माय गॉड, क्या स्टेटमेंट दिया, देखो ध्यान से सुनो, कैसे पागल बनाने की कोशिश की है, ध्यान से सुनना जरा। देखो ये मान लो सर्कल है, अब वो कह रहा है कि सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट से, मान लो हमने सर्कल के अंदर ये पॉइंट ले लिया, चलो यहां से ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट, ये सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है मान लो, ये सर्कल के अंदर, तो अंदर से दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, अंदर से तो एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। टेंजेंट तो बाहर से खींची जाती है ना। देखो ये बाहर है, या बाहर ही मतलब बाहर भी नहीं, सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से, बाहर से भी नहीं खींच, बाहर से खींची जा सकती है टेंजेंट्स, वैसे हमने पढ़ा है बाहर से। देखो बाहर से होगी, यहां से खींचनी है तो खींच सकते हैं हम, यहाँ पे खींच दी, देखो एक टेंजेंट ये खींच दी, एक टेंजेंट ये खींच दी, तो बाहर से तो हम खींच सकते हैं, लेकिन अंदर से कौन सी टेंजेंट खींचेगी भाई, खींच नहीं सकती अंदर से, तो कोई टेंजेंट नहीं जाएगी, ये तो सीकेंट हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो अंदर से किसी भी पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, बाहर से खींची जा सकती है या सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से। ठीक है, बाहर के एक पॉइंट से खींची जा सकती है दो टेंजेंट, ये हमने पढ़ा था। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, if nth term of an AP is that then the common difference of the AP is। भाई बहुत बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। चलो चेक करते हैं। देखो इसमें कह रखा है कि किसी AP की nth टर्म, तो n टर्म क्या होती है, ये है 7n-4 दे रखी है। ये क्या कह रखा है, इफ nth टर्म ऑफ, nth टर्म तो यही होती है ना, nth का वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो ये पढ़ा है a+n-1d, ये हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन उसने ये वाली दे रखी है, क्या दे रखी है कि ये nth टर्म है, तो कोई बात नहीं, हम a1 निकालते हैं तो यहाँ 1 रखते हैं, तो यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। मान लो हमारे पास क्या an = 7n-4 है, तो हम a1 निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या रख दो, n की वैल्यू 1 रख दो, तो a मतलब a1 आ जाएगी। तो यहाँ 1 टर्म निकालेंगे, तो ये यहाँ भी रख दो 1, -4 कितना आ गया, ओ सॉरी ये तो 1 रखना है ना, यहाँ 1 तो कितना गया, 7 - 4 3, तो a1 कितना आ गया 3, ऐसे क्या निकाल लो, a2 निकाल लो, भाई n की जगह 2 रख दो a2 निकालने के लिए, जहां n है वहां 2, तो ये 2 आ गया, और n यहाँ भी 2, -4 कितना आ गया, 14 - 4 10, तो a2 कितना आ गया 10। और हमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता ही है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1, a2 कितना है 10, a1 कितना है 7, तो कितना आया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 3, तो जी आ गया आंसर। 3 किधर है, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा पहला टर्म कितनी आई थी 3, तो ये 3 आएगा यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7, ये आ गया आंसर।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आसान लगा होगा, आसानी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, if the volume of the cone is equal to the volume of the sphere then the height of the cone is। ध्यान से सुनना, हिंदी वाले ध्यान से सुन लो। एक क्या दे रखा है, एक तो शंकु दे रखा है, राइट एंगुलर शंकु, देखो बना लेते हैं, है कि नहीं, नहीं है, 3D फिगर है ही नहीं है। चलो ये हमारा कोन आ गया, एक ये कोन बना दिया, ठीक है। दूसरा उसने क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि जो कोन है, कोन की जो रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर है। इसमें दे रखा है कोन की रेडियस जो है वही 5 है, और एक स्फेयर है, एक स्फेयर भी ले लो, चलो ले लेते हैं स्फेयर भी। स्फेयर कहाँ, ये है हमारा, ये आ गया स्फेयर। वो कह रहा है कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो बराबर है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। अब इसमें मजे की बात ये रखिए, इसका भी जो रेडियस है वो भी 5 है, इसका जो रेडियस है वो भी 5 है। अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वो बराबर है किसके, इसके वॉल्यूम के। इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दो C, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दो S। अब इसका वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका वॉल्यूम भी हमें पता है क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान से सुनो, पाई से तो पाई कट गया, आधा क्वेश्चन तो बिना वैल्यू पुट कर ही हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, r स्क्वायर h इक्वल टू r क्यूब। बहुत सिंपल। अच्छा 4 भी बचा है यहाँ से, ये 4 भी बचा है। अब वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी रखिए 5, और इसकी वैल्यू रखिए 5, तो ये भी ऐसे ऐसे हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, h निकालनी है, ऐसे h ऐसे लिख लो भाई, 5 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी रख दी, चलो रख देते हैं, r की जगह ये लिख दो इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख दिया 4 इंटू 5 का क्यूब, और ये 4 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब ये 25 इधर जाके डिवाइड में h रह जाएगा, 4 इंटू 125 अपॉन 25। अब इससे कितनी के बाद 5 बार कट गया, और 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। कहीं है, बी ऑप्शन हो गया। सिंपल सा था, आसान भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ले लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ tan थीटा इक्वल टू दिस देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू। तो हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमें जो दे रखा है tan थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5/2। फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें सोचना हमें यह है, क्या हम पहले एक तो राइट ट्रायंगल वाली सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं, मान लो एबीसी है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रखना पड़ेगा, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमने अगर ये एंगल माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, फिर हमने ये फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के बाद हमने साइन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए क्या हम इसको साइन को tan बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू अपॉन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है tan थीटा के। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, क्या यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है, 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहां पर डिवाइड में क्या दे रखा है हमारा, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां भी कोस थीटा लगा दो, और यहां भी कोस थीटा लगा दो, और यहां भी कोस थीटा लगा दो, और यहां भी कोस थीटा लगा दो। तो उससे क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां भी इस पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से डिवाइड कर दे, इस नीचे वाली पूरी इक्वेशन को कोस थीटा से डिवाइड कर दे, तो यहां पर देखो, ये थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, थोड़ा वक्त लगेगा क्वेश्चन को समझने में, लेकिन ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखो क्या होता है, जैसे ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखा, मैं एक में ही समझा रहा हूं,
नीचे वाली को नहीं समझा रहा, सिर्फ ऊपर वाली से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस पूरी के अंदर कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो नीचे वाला कोस थीटा, ये जो नीचे वाला कोस थीटा ना, वो इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। लेकिन ये अब ऐसे ही नीचे भी मैंने इस इक्वेशन के साथ भी ऐसे किया, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, तो नीचे वाला तो सबके नीचे चला गया, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट गया, इसलिए ये सिचुएशन बनेगी। अगर अभी भी ये समझ में नहीं हो ना, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता रहा हूँ, इसलिए शायद आपको समझ में ना आए। तो यहां से समझ लो, अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखो क्वेश्चन क्या बना हमारा, इसको हम साफ कर लेते हैं। चलो अब यहां से देखो, अब हमें मिला sin थीटा अपॉन कोस थीटा, तो sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब यहां से ये तो कुछ भी नहीं बचा, कटने के बाद 1 बचेगा, तो इसे 1 लिख दो ऐसे ही, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, इसी तरीके से यहां भी। अब यहां से sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बचेगा, tan थीटा, और यहां से कट गया माइनस का 1। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास अब वैल्यू है tan थीटा की, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 प्लस 1 अपॉन, अब फिर से यहाँ पर 4 तो ऐसे ही रखो, tan थीटा की वैल्यू पुट करो, कितनी है 5/2 माइनस 1। अब देखो इस 2 से ये 4 2 टाइम्स गया, इस 2 से 4 2 टाइम्स गया, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 1 11, तो ऊपर 11 बचा, और यहाँ 2 10 10 माइनस 1 9, इनके 11/9। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने ये सोल्व करना था। अच्छा वो 9/11, तो ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। इसमें दे रखा है कि भाई एक टेंजेंट है जो पी पॉइंट से जाता है, ये पी पॉइंट है यहाँ पर इसका, यहाँ से ये टेंजेंट जाता है टीपी, और इसका ये ओ सेंटर है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम उस प्रॉपर्टी को, अगर सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा है तो मिल जाएगा आपको। मान लो ये हमारा सर्कल है, ये हमने एक सर्कल ले लिया। अब इसमें क्या पढ़ा था हमने, इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो सेंटर है और यहां से हमने मान लो एक टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट है, तो सेंटर से जो टेंजेंट पर रेडियस डालते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमने पढ़ा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर से ये जो पी पॉइंट पर हमारी लाइन ड्रॉ हो रखी है, ये रेडियस है, और ये जो रेडियस होगी वो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 90 डिग्री होगा। इतनी बात हमें समझ आती है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, टी पी क्यू, टी से पी और क्यू, मतलब ये पूरा टोटल ये 110 डिग्री दे रखा है। मतलब समझने की बात ये है कि सिर्फ इतना टीपीओ, टीपीओ ये तो 90 हो गया, और टीपीक्यू ये 110 हो गया। तो सिर्फ अगर मैं इतना निकालना चाहूं, इतना तो कितना होगा भाई, ये तो 90 है, इतना सिर्फ इतना तो 90 हो गया, और ये 100, तो इसका मतलब ये कितना बचा हमारे पास 20 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। अब मान लो यहां पर क्यू पॉइंट है, ये तो 30 बचा हमारे पास, सॉरी 20 बचा, और इस क्यू पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम, रेडियस यहां से देखो, ये इधर रखा ना क्यू पॉइंट। चलो एक बार इसको मैं फिर से करता हूं, समझाता हूं, दोबारा से लिखते हैं इसको। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो अब ये तो समझ में आ गया कि ये तो 90 हो गया और ये 110 हो गया, तो सिर्फ इतना 20 बचा, और ये भी 20 होगा। वजह क्या है भाई, ये भी 20 ये भी 20, वजह आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि आपने यहां से सेंटर से ये लाइन ली और सेंटर से ये लाइन ली, तो ये जो ट्रायंगल बना, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, और जब दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या बनता है हमारा, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब इनके अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो अब हमें ये भी पता है कि भाई हमारा ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यानी कि सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री।
तो इसका मतलब ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, तो टोटल कितना हो गया 40। तो ये बचा कितना इधर वाला 140। तो इसका जो सही आंसर होगा 140 होगा। तो इसमें सही आंसर 140। उम्मीद है समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। ये सर्कल है, सर्कल को छोड़ो, ये तो समझ में आ गया 20 कैसे आया। ट्रायंगल, ये इसमें ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये 20 डिग्री हो गया, ये भी 20 हो गया, ये हमने x मान लिया। तो आपको पता है कि x प्लस 20 इक्वल टू होता है 180, और ये दोनों को ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया 40 इक्वल टू 180, और 40 उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस 40, तो कितना बचेगा 140। इस तरीके से आया था ये। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज दिस एंड दिस। तो हमारे पास दो जीरोज हैं, आपको पता होना चाहिए जीरोज क्या होते हैं, शून्यक। हिंदी वाले भी ध्यान से समझें, जीरोज को बोलते हैं हम शून्यक। अब ये जो शून्यक हैं दो दे रखे हैं, हमें पता है एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 5/2, और बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 5/2। ये दो जीरोज हैं हमारे पास। अब ये भी समझ आनी चाहिए, अगर आपको कोई भी जीरोस दे रखे हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसमें एक फॉर्मूला काम करता है। क्या काम करता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, प्लस यहां पर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो इक्वल टू जीरो भी लिखेंगे। कैसे बनाऊंगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और साथ में यहाँ एक्स भी लगाएंगे, यहाँ एक्स प्लस का, और यहाँ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। बस यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रखा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट में 5/2, और प्लस लगाओ यहाँ पर प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, एक्स ऐसे लगा दो यहाँ पर, ये वाला एक्स प्लस लगा दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2, यहाँ मल्टीप्लाई में ये दोनों, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है, बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि 0 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 0, और मल्टीप्लाई में एक्स, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में होगा, और इन दोनों की देखो ये सेम नंबर है, मल्टीप्लाई होकर ऊपर 5 बचेगा, ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, और नीचे भी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 2 बचेगा। यानी कि अगर रूट के सेम नंबर होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। तो यहां से तो 0 बच गया ये तो पूरा, तो हमारे को क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इक्वल टू 0। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो ठीक है दिखा देते हैं कैसे। तो ऐसी तो चालाकियां करता है आपके साथ एग्जामिनर, क्या करता है इसमें कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या इसमें क्या क्या देखो, एक्स की जगह क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर 8 दे रखा है, तो हम 8 बनाए जरा इसको, मैंने इसको 8 बनाया, तो जाहिर सी बात है यहां भी मल्टीप्लाई 8 की करनी पड़ेगी, यहां भी मल्टीप्लाई 8 की करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, यहां तो 8 एक्स स्क्वायर बना, और यहाँ 8 को काटेंगे 4 टाइम 2 से, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 बना, और इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 बना। तो देखो ये मिल रहा है ऑप्शन में ये वाला। तो क्वेश्चन में कई बार आंसर जो आ रहा होता है ना वो तो देता ही नहीं है, आगे और एफर्ट्स डलवाता है, और ये कौन डालता है जो थोड़ा सा ठीक से तरीके से मैथ को सीखता है, बेसिक तरीके से सीखता है। आपको मैं सिखाऊंगा, हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। यानी कि आपने कंसिडर करनी है फ्रीक्वेंसी। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका क्लास इंटरवल कौन सा है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम यहां पर तो लिख लेंगे क्लास, यह है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो यहां पर है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर है 40 से 50। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 6। अब क्या है,
अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, 5 को तो ऐसे लिखेंगे, फिर इस 5 में ये 9 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 14। अब इस 14 में ये ऐड कर देते हैं, कितना जाएगा 29। फिर इस 29 में ये ऐड कर देते हैं, कितना गया 39। इस 39 में ये ऐड कर देते हैं, कितना गया 45। तो आपका इन्हें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो ये निकल जाता है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 45। तो ये भी 45 आनी चाहिए। अब हमने इंटरवल कैसे चूज करना है, तो हम इसका मेन निकालते हैं। तो अगर ये कैसा ओड नंबर है, और ओड नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, अगर ओड नंबर की आप मीडियन निकालते हो तो मीन निकालते हो, कैसे निकालते हैं मीडियन, वो निकालते हो n+1/2 टर्म, ठीक है। तो कितना है हमारा 45 + 1/2, तो कितना आ गया हमारा 46/2 यानी कि 23। अब 23 वाली जो टर्म है वो देखो कहां पर आएंगी, तो देखो ये जो यहां तक जो आएंगी वो 15 टर्म आएंगी, और 5 से 14 तक इस वाली में आएंगी, इस वाले इंटरवल में, और मतलब 14 से ज्यादा और 29 से कम इस वाले इंटरवल में आएंगे। तो इसका मतलब हमारा कितना है 23, इसका मतलब इसी इंटरवल में आएगा। 14 से ज्यादा 29 से कम इसी इंटरवल में, तो इसका इंटरवल की क्या पूछा है इसने, अपर लिमिट ऑफ मीडियन। तो अपर की लिमिट कितनी है 30, तो अपर लिमिट कितनी है 30, इसका सही आंसर कितना है 30, किधर है सी। आई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 10, अभी 10 पे ही है। देखो O is the point of the intersection of two chords AB and CD of a circle। मतलब क्या है कि भाई O क्या है, एक पॉइंट है जहां पर ये दो कोर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि AB और CD ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे में मिल रही है, इसका मतलब ये सेंटर नहीं है। तो ध्यान से समझो, फिर इसने रखा है कि BOC मतलब ये वाला, ये 80 डिग्री दे रखा है, ओके कोई बात नहीं जी, दे रखा है तो अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है वो, OA इक्वल टू OD बराबर है, OA इक्वल टू OD, मतलब ये दोनों बराबर है। चलो ये बात भी समझ में आ जाती है। तो पूछ क्या रहा है कि ODA एंड OBC मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बताना है इक्विलेटरल होंगे। इक्विलेटरल तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये छोटा है बड़ा, तो इक्विलेटरल तो होंगे ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सिमिलर हो सकते हैं। हाँ सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये 80 है, ये भी 80 हो जाएगा, और ये वाला एंगल जितना होगा, देखो इस कोड पर जो एंगल बनेगा, इस कोड पर कौन सा एंगल बन रहा है, कोड है, मान लो ये वाली कोड है, ये वाली AC कोड पे कौन सा एंगल, ये वाला, और AC कोड पर ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। आपको मैं एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ कि सेम कोड पर मान लो ये एक कोड है, यहाँ पर AB एक कोड है, AB इस कोड पर जो भी जहां भी एंगल बनाओगे, ये वाला एंगल, इस कोड से कहीं भी ट्रायंगल में एंगल बनाओगे, ये वाला एंगल, ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो सिमिलरली यहाँ भी वही चीज, यही प्रॉपर्टी लग रही है क्या, कि भाई यहाँ पर ये वाला जो AC है, AC इस पे जो एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला, और इसी पर जो ये एंगल ये वाला बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही आप दूसरा लगाओगे, दूसरी तरफ से इसको अप्लाई करोगे, देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आप यहाँ पर DB देखो, DB पर ये वाला एंगल बराबर होगा DB पर ये वाला एंगल के, तो ये दोनों, तो इसका मतलब सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और आइसोसेल्स भी है। अगर ये आइसोसेल्स है तो ये भी आइसोसेल्स होगा, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल तभी हो सकते हैं जब दोनों आइसोसेल्स हो। तो इसका मतलब आइसोसेल्स है और सिमिलर है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखते हैं कौन सा है, 11 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 = 0 r। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, डिस्क्रिमिनेट जो फॉर्मूला आता है हमारा d = b² - 4ac, इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि इसके जो रूट हैं वो रियल हैं या मतलब रियल नहीं है। रियल जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो माइनस रूट में माइनस के आते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर वैल्यू आपकी x की वैल्यू मोर देन 0 है या इक्वल 0 है, तो हमेशा याद रखो वो नंबर रियल होगा। क्या होगा, वो नंबर रियल होगा। और रियल के अंदर अब ये भी समझना है कि डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे या एक से होंगे। तो हम ऐसे में क्या कर लेते हैं, d की वैल्यू 0 मान लेते हैं और वैल्यू रख देते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac पुट कर दो वैल्यू। क्या पुट करोगे कि भाई यहां पर
बी की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि हम इससे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू भी 1 है, इसके x² के साथ में भी 1 है और b के और c की वैल्यू -1। तो देखो चेक करते हैं हम, क्या चेक करते हैं, रख देते हैं यहाँ पर। तो d की जगह तो 0 इक्वल टू b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, 4 a की जगह 1, b की जगह 4ac, c की जगह -1। तो यहाँ तो 1 बचा और माइनस प्लस, प्लस का 4, तो कितना आ गया 5। इसका मतलब हमारी वैल्यू 5 आई है, तो इसका मतलब रियल है। और इसका जब हम रूट निकालेंगे ना बच्चों, तो √5 मतलब इधर आएगा तो +-5 आएगा, एक प्लस √5 एक -√5, तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट है। तो आप इसमें कौन सा हो सकता है, रैशनल, चलो रैशनल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मतलब ये भी इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं निकाल सकते हम, तो ये है हमारा। क्योंकि देखो √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, क्योंकि ये कंप्लीट, देखो ये तो 5 वैल्यू है ना, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर रूट नंबर होता तो ये हो जाता रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर है क्योंकि ये रूट में आएंगे, क्या आएगा, ये रूट में आएगा 5 जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है। तो अभी ये मेरे ख्याल से आपको डिटेल में समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं अलग समझा दूंगा, बाकी धीरे धीरे समझाता रहूंगा, आगे आगे और डिटेल में समझा दूंगा इसको मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्या नहीं है, कोई बात नहीं, चलने दो अभी, यही क्वेश्चन। तो चार्जर लगाओ ना, ओके चलो करते हैं। तो आज इसी में 12 कितने टाइम हो गया, देखो जरा कितने टाइम की हो गई, 36। चलो आज का मैं इतने ही रहने देते हैं, 12 नंबर को कर देते हैं, फिर काफी होगा। चलो क्या दे रखा है आपको, tan थीटा को, यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री, ओके। वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा, बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो आप कोई भी बच्चा निकाल देगा ये। थीटा की वैल्यू रख दो 30 डिग्री, हमें पता है भाई थीटा की, इसकी 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के। अब रू इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3/√3, लो जी आ गया आंसर। कौन सा है, किधर है, किधर है भाई, क्या है, सी ऑप्शन। तो आज के लिए 12 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़े ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी रीजन ये है क्योंकि लैपटॉप डाउन हो रखा है, और आप ये मतलब ये मत बोल लीजिए जाना कि चार्ज भी हो सकता है, उसमें ऐसा है जो माइक के पिन है ना, चार्जर वाले में घुसी हुई है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।